सर की आवाज नहीं आ रही शायद। मैं लगन की डिग्री, लगन 13 डिग्री है, मैं लगन की 13 डिग्री यहाँ स्थापित कर दूंगा। तो ये चौथा नवमांश हुआ। तो 10 से लेके 13-20 तक चौथा नवमांश हुआ। अब 8वीं राशि है मेरी, तो सर 4, ये 8, 12 की राशि है जी। प्रणाम सर। अभी क्लास हाँ डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो अभी 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 लेट ज्वाइन हुआ है। सर अभी आपने क्या समझाया 2 मिनट पहले? अभी लॉग आउट हो गया था सर अभी। हाँ हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ। अब ये तो मैंने चंद्रमा से बताया आपको, पर प्रथा ये है कि हमको लगन से और चंद्रमा से दोनों के 64वें नवमांश का स्वामी को पता होना चाहिए। तो लगन से कैसे निकालोगे? तो लगन की जो डिग्री है उस डिग्री को आप अष्टम भाव में स्थापित कर दोगे। अब मैं मान रहा हूँ लगन 13 डिग्री का है, तो मैंने 13 डिग्री यहाँ स्थापित कर दी। अब 13 का मतलब हो गया चौथा नवमांश। 10 से लेके 13-20 तक चौथा नवमांश होता है ना। अब 8 में जो सीरीज है वो 4, 8, 12 से गिनती होती है, तो चौथे से गिनती होती है। 4, 8, 12 में 4 से गिनती होती है, 84 से होती है ना, हम जानते हैं नवमांश निकालना। तो चौथे से चौथा निकालो, तो 4, 5, 6, 7, वो क्या हो गया? शुक्र। अब वहां पे भी शुक्र आया था और यहाँ पे भी शुक्र आ गया, तो ये शुक्र अति खराब ग्रह हो गया। सर समझ में नहीं आ रहा सर, देखिए, एक बार फिर से 64वां बताएं। नवमांश, हाँ 64वां नवमांश जो है वो अष्टम भाव में आता है। क्यों आता है कि 9 7 63, तो 63 तो यहाँ चले गए। ये तो क्लियर हो गया आपको। जी सर, ये तो क्लियर हो गया। अब उससे अगला जैसे 64वां आएगा वो कहाँ आएगा? अष्टम भाव में। बिल्कुल सर। अब अष्टम भाव में जब आ गया तो अष्टम भाव में फिर उसका नवमांश निकालना पड़ेगा कि वह नवमांश में कहाँ जाएगा। वो नवमांश शायद आप नए हो, अभी मैंने D9 में कैलकुलेशन नहीं बताई, इसलिए दिक्कत हो रही है आपको। वो हाँ सर, क्लियर बिल्कुल करेंगे। यही प्रॉब्लम आ रही हाँ है। यस यस यस, वो आपको दिक्कत है। तो जो कर चुके ना उनको ये आपको समझाएंगे दोबारा से, है ना। तो हम जानते हैं कि 4, 8, 12 की गिनती 4 से होती है। तो कौन कौन हो जाएगा? चौथा गिनेंगे 4, 5, 6 और 7, तो शुक्र हो गया। ठीक है ना, ये 64वां अनुमांश हो गया। सर उसका तो सिंपल ये लॉजिक मैं एक बार बोलूं? हाँ सर आप जो बोल रहे हैं ना उसका बहुत सिंपल लॉजिक, आप मतलब आपके परमिशन से बोल रहा हूँ। जैसे सर ये जो भी हाँ बोलिए। अपना अग्नि अग्नि वायु पृथ्वी जल, तो ये हम्म जो केंद्र में जो राशि आती है सर 1, 4, 7, 10 यहीं से चालू हम्म होती है। जो भी होंगी, चाहे अग्नि होगी तो 1 से चालू होगी, जल होगा तो 4 से चालू ये होगी, बिल्कुल सही वायु बात होगा है। तो चर 7 से राशि, होगी और पृथ्वी होगा तो 10 से होगी। बस चर राशि से ही नवमांश की गिनती शुरू होती है। चर राशि से ही सब नवमांश की गिनती शुरू होती है। और चर चर स्थिर स्वभाव के आधार पर भी जब नवमांश निकालते हैं तो 1, 9, 5 नवमांश की संख्या जोड़ी जाती है, तो वो वह भी नवमांश आता है ना। और एक कालिदास जी ने और एक अच्छा नियम बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि नवमांश को जो भी है उसको गुणा करो, 9 का भाग 12 का भाग दे दो तो नवमांश प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ चंद्रमा का मेरे को निकालना है ना, तो मैं इसको 9 से गुणा करूं, 90, एक नवमांश आ गया 91, 91 हो गया ना। अब इसमें मैं 12 का भाग दे दूं, 12 7 84, तो शुक्र मेरा जो है वो 64वें नवमांश का स्वामी होगा। वो मैं तीनों विधियां एक बार जब नवमांश का विश्लेषण करूंगा तो तीनों बता दूंगा। चर स्थिर द्वि स्वभाव से कैसे निकाला जाता है। कालिदास वाली विधि सबसे सरलतम है, प्रैक्टिस करने में बहुत इजीली आदमी सीख जाता है। और बाकी तो आप चर स्थिर द्वि स्वभाव से वो ये जानते हैं कि चर राशि से उनकी गिनती होती है। राइट, बहुत बढ़िया विनीत जी, आपने सही बताया। तो आप तो क्लियर हो गया ये। तो जो 22वें द्रेसखान का स्वामी है, अगर ग्रह जिसका विश्लेषण कर रहे हो वो ये बन जाता है या इसके साथ बैठ जाता है, या ये जिस भाव में बैठा उसके साथ जाके बैठ जाता है, या कोई ग्रह आकर इस वृश्चिक राशि में बैठ जाता है, जो 22वें द्रेसखान का स्वामी जिस राशि का स्वामी बन रहा है उसमें जाके बैठ जाता है, तो वह
अपनी शक्ति को खोता है। अब यहाँ पे जो जिस भी भाव का विश्लेषण आप करो, उसका भावेश अगर दूसरी और सातवीं राशि में जाता है, शुक्र के साथ बैठ जाता है जाके, तो अपनी शक्ति को खोएगा, वह बलहीनता को प्राप्त होगा। क्लियर हो गया ये? इसमें कोई संशय? सॉफ्टवेयर वैसे निकाल के देता ही, सॉफ्टवेयर लिखता है 64वें नवमांश का स्वामी लगन से तो कौन है और चंद्रमा से कौन है। सर अब तो इतना सरल कर रखा उसने। अब अगर आप कह रहे हो कि 64वें और 22वें देश का नवमांश और देशकांत के स्वामी के साथ भी कोई ग्रह बैठ जाता है या उनके घर में आके कोई बैठ जाता है, तो अगर सर मान लो 5 ग्रह आके बैठ जाएंगे तो पांचों के पांचों ही मतलब वो अपने उसका वो भाई वो जब हो रहा है तो वो अपना प्रभाव तो अपने घर पे उत्पन्न करेगा ना। अब मैं अगर क्रिमिनल हूँ और मेरे घर में कोई भी आके बैठेगा तो उसमें दाग तो लगेगा ही। मैं अगर मृत्युकारी हूँ और मेरे घर में कोई आके बैठेंगे तो वो थोड़ी सी क्षीणता तो प्राप्त करेंगे ना, उन्होंने अशुभ स्थान पे आए हों या उस स्थान पे आए जहाँ वो। मैंने ऐसी कुंडली देखी जिसमें जैसे 8वें भाव में ना 5-5 ग्रह बैठे हैं। अब हाँ। वो ग्रह बैठे हैं, अब बैक टू बैक दशाएं उन्हीं की चलती रहेगी, तो फिर तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो वो क्या वो 64वें नवमांश का स्वामी हो रहा है? नहीं, अगर सर मतलब कोइंसिडेंटली क्योंकि ग्रह एक जगह इकट्ठे हो गए, तो अगर मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे हो, ये बहुत आगे की बात कर रहे हो, चलो बताता हूँ आपको। आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई कुंडली विशेष में यहाँ पे 5 ग्रह बैठ गए अष्टम भाव में, है ना? ये तो हम जानते हैं कि अष्टम भाव में जो ग्रह है वो अपने प्रभाव को, उनका नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होता है। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी ग्रह हो 6, 8, 12 में जाके वह इतने उत्तम नहीं रहते। अब जब 5 ग्रह जाएंगे तो निश्चित कुछ उनमें से विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। अब ये अगर शुभ होकर गए हैं, मैंने आपको बहुत वेरी अर्ली बताया था, अगर ये ग्रह सब बलवान होकर यानी शुभ कर्ता होकर गए हैं तो इसके पापत्व को बिल्कुल खत्म कर देंगे, क्योंकि ये 5 हैं और पांचों अगर शुभ कर्ता होकर गए हैं, या परसेंटेज वाइज अगर मैंने कैलकुलेट किया और मैंने आउटकम ये निकाला कि पांचों का शुभ कर्ता प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो ये अष्टम के पापत्व को बिल्कुल खत्म कर देंगे। आप समझ रहे हो ना? ये बिल्कुल जैसा हम हमारे जीवन में होता है कि किसी पाप स्थान पर बलवान होकर चले गए, 9 में से 5 लोग पहुंच गए और वो बलवान है, शुभ करता है, तो वहां का पापत्व खत्म कर देंगे, वह शुभ करता योग उत्पन्न करेंगे। लेकिन वो समूह में गए हैं तो शक्ति उनकी वहां कम नहीं होगी। समझ रहे हो? वो आपस में मित्र हों, बलवान होकर शुभ करता होकर गए हों, वो सारी चीजें आप शुभ भावों वो जो मैंने आपको बताया वो सब होकर गए, तो ऐसे आदमी की बहुत उत्तम श्रेणी की प्रवृत्ति बनती है। वह व्यक्ति है ना, इसलिए कहा गया है कि 4 या 4 से ज्यादा ग्रह, 3 या 3 से ज्यादा ग्रह जब 6, 8, 12 में होते हैं तो वहां के पापत्व को खत्म कर देते हैं, और अगर वो शुभ हैं तो अत्यंत शुभ होते हैं। वो एक आगे की बहुत बड़ी बात है। क्लियर हुआ कपिल जी? हेलो भाई समूह। सर एक बेसिक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर जैसा आपने ये जो अभी बोला ना 22वें देशकांत का स्वामी और 64वें नवमांश का स्वामी, तो हमने ऐसा क्यों नहीं बोला सर 22वें से 24वें देशकांत का स्वामी और 64वें से 72वें नवमांश का स्वामी? क्योंकि वो तो वही पड़ेंगे ना सर। वो पढ़ेंगे वही आप गणना वहां से तो कर रहे हो भाई, वो एग्जैक्टली 8वां भाव पकड़ते हैं। ये तो चलो अपन समझ रहे हैं, वर्ग कुंडली बननी है तो आदमी को ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं, तो षोडश वर्ग का अष्टम भाव पकड़ना उसको। ये अष्टम भाव में वही आएगी, अष्टम भाव में वही आएगी, तो हम यहाँ गिनती करेंगे ना वो अष्टम भाव में आएगी वहां। करेक्ट सर, करेक्ट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो तीनों अपन ने वो तीनों की बात नहीं बोली, मैंने कहा वो आप जनरल वे में शायद 22वां बोलते हैं। वो बात वही है, वो 64वां ही कहलाएगा। कारण क्या है कि आप जब वर्ग कुंडली बनाओगे तो वो अष्टम में ही आएगा, तो वहां 64वां ही बोलना पड़ेगा आपको, वहां 22वां ही बोलना पड़ेगा। ठीक है भाई मैं वर्ग कुंडली, यहाँ बहुत बढ़िया अच्छी बात पकड़ी आपने, यहाँ मैं वर्ग कुंडली के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो जितनी भी वर्ग कुंडलियों का अष्टम भाव है ना वह खराब है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया कपिल जी, क्लियर हुआ आपको? ये तो बहुत आगे की बात है, इसको हम लेंगे। यस सर। हेलो। हाँ, इसमें जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली में 4 ग्रह है, आपने देखा होगा, वो शुभ करता भाव शुभ करता है और वो ग्रह भी शुभ करता हो रहे थे हमारे हिसाब से। तो वो अमिताभ बच्चन जी को जो मिला वो आपको पता है।
वो भी मैं आऊंगा, अभी बात करूंगा। तो क्या 64वां नवमास क्लियर हो गया? तो 64वां नवमास चंद्रमा से भी देखना है और लगन से भी देखना है। अब मैं बात करता हूँ पुष्कर नवमास। देखिए, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही हो ना, तो आप मेरे से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछ सकते हैं, पर हर चीज को याद करते हुए चलना है, इम्प्लीमेंटेशन देखते हुए चलना है, उसका परिणाम प्राप्त करते हुए चलना है, उसमें कहीं संशय नहीं होना चाहिए। अभी मैं कुंडली पे लगा के बताऊंगा आपको, ठीक है? मैं आगे चलूं? हेलो हेलो, चलो जी सर, जी सर। अब मैं बात करता हूँ पुष्कर नवमास। हमारे ऋषियों ने, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि नवमास की व्याख्या पर बहुत ज्यादा विशेष बल दिया और यहाँ तक कहा कि कंप्लीट जो कुंडली है, उसके शुभत्व और पापत्व, उसके बलवान और बलहीनता, उसके शुभकर्ता और पापकर्ता के निर्धारण में नवमास का बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र क्या कहते हैं कि नवमास में ग्रह शुभ स्थानों पे चला जाए और अपने शुभ राशियों में चला जाए तो वह अति शुभ फल देता है ना? जब वह अपनी राशि में चल जाता है तो वर्गोत्तम कहलाता है। जिस भाव में यहाँ है शुभ भाव में, वहां पे भी अगर उसी भाव में चला जाता है तो वो भावोत्तम कहलाता है। अब यहाँ पे भी अष्टम भाव में कोई ग्रह नवमांश में भी अष्टम में चला गया तो अति पापी हो गया, है ना? भावोत्तम नहीं होकर वो मतलब नेगेटिव हो गया। भावोत्तम कब कहेंगे? जो उत्तम भाव में, उत्तम भाव का स्वामी उत्तम में चला जाए तो वह शुभ होता है। कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी नवमांश में जाके शुभ भाव में चला जाए, शुभ राशियों में चला जाए, है ना, तो वह बलवान हो जाता है, वो अपने पापत्व को खो देता है, जैसे मैंने ऊंच नीच में बताया आपको। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि आपकी जो कुंडली बनी, उस कुंडली के भाव अगर नवमांश में भी बलवान हो जाते हैं तो वह कुंडली बलवान होती है। जैसे जैसे ये मेष लगन की कुंडली है, ठीक है जी, ये मेष लगन की कुंडली है, ये D1 है मेरा और ये D9 है, ये मेरा D9, और यहाँ पे मेरे ये कुंडली बन गई 9वीं राशि, समझिए आप। ये मेरी कुंडली बनी धनु की, ये मेरी मेष की थी, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। ये कुंडली बलवान हो गई। क्या हो गई? बलवान हो गई, क्योंकि इसके भाग्य की कुंडली यहाँ बनी। इस भाव के जो इसके लिए इसका भाग्य था, इसका मित्र है, जितने भी तरीके हैं, तो इसकी कुंडली यहाँ बनी, यानी कि इसका नवमास जो है वो भाग्यवर्धक है। विवाह के बाद इसका भाग्य उत्पन्न होगा, विवाह इसके लिए शुभकर रहेगा। समझ लो आप मेरी बात को। मैं एक भाव में बता रहा हूं, बाकी में आप लगाना। अब किस किस भाव को बल मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा, वो आप देखो। तो पाप का पाप होना उत्तम और शुभ का शुभ होना उत्तम। नवमांश में पाप का पाप होना उत्तम और शुभ का शुभ होना उत्तम। अब बात आती है, अगर यही कुंडली D9 में अगर वृश्चिक राशि की बनती है तो ये खराब। विवाह के बाद उसको समस्या आनी है और जीवन में हर चीज में स्ट्रगल को प्राप्ति होनी है। वह उसका देह कहीं होगी और उसका मन कहीं होगा, यानी हर चीज में वो अधूरे प्रयासों को प्राप्त करेगा, यानी उसको कंप्लीशन नहीं मिला, स्ट्रगल लाइफ में रहेंगे। क्या समझ में आ रही है मेरी ये बात? किसी को समझ में आ रही है ये बात? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत जनरली लोग इग्नोर कर जाते हैं। हेलो सुधीर जी, समझ में आ रही है? हेलो आ रही है सर, आ रही है जी, आ रही है।
अब ये मैंने आपको बताया D9 में, अगर किसी व्यक्ति के षोडश वर्ग में अधिकांश वर्ग कुंडलियां इस तरह से बन जाती है तो दैट फेलो इज वेरी ब्लेस्ड। अगर दृष्कांड D3 अगर बन गया तो भाइयों से बहुत लाभ होगा, पराक्रमी होगा, विजयी होगा, साहस, वीरता, जोश, जुनून, पड़ोसी से फायदा, जो कोलिक्स है बहुत बढ़िया होंगे, कोलिक्स से साथ करने वाले, है ना, नौकरी भाव से उत्पत्ति होगी, है ना, पराक्रमी होगा, दिव्य ट्रेवलिंग में आनंद आएगा, वो सब चीजें, उसको धन इकट्ठा करेगा, वो सब चीजें। तो ये षोडश वर्ग कुंडलियों को अपन ने देखा और उसमें उसका रिपीटिशन, इसको मैं जब षोडश वर्ग में और आपको बहुत अच्छी तरीके से, जो किताबों में रेयरली कहीं है, पर ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे को, और आप अब खुद की कुंडलियों में लगा के देखना। और ये विवाह के लिए इतनी उत्तम नहीं है, लेकिन ये विवाह के लिए अत्यंत उत्तम है। अब ये विवाह जो है वह व्यक्ति का अष्टमभावी उत्पन्न करेगा, पार्टनरशिप करेगा तो अष्टमभावी उत्पन्न होगा, जीवन के शौक मोज कठिनता से पूरे होंगे। तो ये क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी परिप्रेक्ष्य में और इस चीज को D9 की महत्ता के आधार पर परफेक्टली ग्रह कुछ अंश विशेषों को प्राप्त करने पर, किसी राशि विशेष में कुछ विशेष अंशों को प्राप्त करने पे D9 में वह ऐसी जगह जाता है, ऐसे ग्रह की राशि में जाता है जहां उसका बल बढ़ता है। उसके लिए हमारे ऋषियों ने पुष्कर नवमांश की एक अवधारणा स्थापित की। समझ रहे आप मेरी बात को? तो यानी कि ग्रह जो भी पुष्कर नवमांश में जाएगा वह बल को, शक्ति को प्राप्त करेगा, और वर्गोत्तम के बाद द्वितीय स्थान उसका है। बल्कि कई शास्त्रों में तो वर्गोत्तम नीच राशि का स्वामी भी नीच राशि में वर्गोत्तम हो जाता है, हमने कई बार देखा है, और उसको वर्गोत्तम करके विश्लेषण किया जाता है, वो उत्तम है, लेकिन कभी कभी वह बहुत ही अनिष्टकारी होता है। जैसे शुक्र अगर नीच है और नवमांश में भी नीच है, उस आदमी के जीवन के सारे सुख खत्म होंगे। और अगर उसने कहीं 64वां नवमांश, 22वां नवमांश या अशुभ भाव में चला गया तो अत्यंत खराब। तो नीच मतलब वर्गोत्तम होने के बाद भी कभी कभी ग्रह अत्यधिक पापत्व को प्राप्त करने पर कभी अनिष्ट दिया करते हैं, जैसे शुक्र का मैंने आपको बताया। तो वह एक बहुत गहन अध्ययन की बात है, उस पर मैं अभी आप बात नहीं करूंगा, पर इतना समझो। लेकिन पुष्कर नवमांश, हमारे ऋषियों ने कहा, पाराशर भगवान ने कहा कि पुष्कर नवमांश तो श्रेष्ठ है ही, नो डाउट। तो जो भी ग्रह पुष्कर नवमांश में जाएगा वह बलवान होगा ही। अब पुष्कर नवमांश क्या, इसका मैं आपको बहुत सीधा, बहुत सरल व्यवस्था बता रहा हूं। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12 ये राशियां होती हैं। ये अग्नि है, ये पृथ्वी है, ये वायु है और ये जल है, हम जानते हैं। बाकी आप सब चीजें समझते हैं इसमें। 1, 5, 9 राशि में कोई ग्रह हो और वह 7वें और 9वें नवमांश में हो। 7वां नवमांश का मतलब हो गया 20 डिग्री से और 23-20, यानी 20 से ज्यादा और 23-20 के बीच। और 9वां नवमांश क्या हो गया 26-40 से और 30। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? ग्रह 1, 5, 9 राशि में बैठा हो और 7वें और 9वें नवमांश में हो, आपने देखा तो आप खट से कह दो कि ये पुष्कर नवमांश में जाएगा। आप तुरंत बोल सकते हो। 1, 5, 9 राशि में कोई भी ग्रह बैठा हो और उसकी डिग्री ये हो, यानी 7वां और 9वां नवमांश हो, तो वह पुष्कर नवमांश में जाता है। अगर ग्रह 2, 6, 10 में हो और तीसरा और 5वां नवमांश हो, उसका तीसरा नवमांश का मतलब हो गया 6-40 से 10, और 5वां नवमांश क्या हो गया 13-20 से 16, और 13-20 से 16-40।
ठीक है ना, तो वह पुष्कर नवमांश में हो गया। अगर 3, 7, 11 में हो तो छठे और 8वां नवमांश। अब छठा कौन सा हो गया? 1640 से 20, और 8वां कौन सा हो गया? 2320 से 2640। और 4, 8, 12 में पहला और तीसरा। पहला आप समझ गए 0 से 320, और तीसरा कौन सा हो गया? 640 से 10। नहीं, हाँ सही है, सॉरी, 5वां, 7वां, 9वां, तीसरा, 5वां, सही है, बिल्कुल ठीक है, पहला और तीसरा। ये जो है ये पुष्कर नवमांश है, ये गणना पुष्कर नवमांश कहलाती है। समझ रहे हैं आप? अगर इनमें कोई ग्रह जाता है तो वह अत्यंत शुभकारी होता है। अब मैं कुंडली में स्थापित करके आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए यहाँ पे गुरुदेव हैं, यहाँ पे गुरुदेव हैं, और ये 21 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं? 21 डिग्री के। 1, 5, 9 में हमने देखा था कि 7वां और 9वां अगर है तो वह पुष्कर नवमांश है, तो ये 7वां हुआ। 7वां हुआ ना। 1, 5, 9 की गिनती किससे होगी? 1 से। 1, 5, 9 की गिनती किससे होगी? 1 से, पहले से होगी ना, अग्नि तत्व में चर राशि से, यानी 1 से। तो 7वां मतलब हो गया शुक्र, तो शुक्र के नवमांश में जाएगा, यानी 7वीं राशि में जाएगा। और 9वां है तो किस में जाएगा? गुरु के नवमांश में। अब ये दोनों क्या हैं? शुभ ग्रह हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं। इनकी राशि में जाकर ग्रह बल को प्राप्त करेगा ही। क्लियर? ऐसे आप सारे जगह स्थापित करके निकालिए। हेलो, किसी को कोई दिक्कत? हेलो, हेलो, हाँ उत्तम जी, उत्तम जी, हाँ सर, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ क्लियर हो गया? हाँ क्लियर सर। हो गया। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे शनि देव बैठे हैं, और शनि देव जो हैं हमको पता है कि 6, 8, 12 में मैंने क्या बताया? पहला और तीसरा। मान लीजिए शनि देव जो है ना 2 डिग्री के हैं, शनि देव 2 डिग्री के हैं। 2 डिग्री का मतलब हो गया पहला नवमांश, यही हुआ ना, पहला नवमांश हुआ ना। तो 4, 8 की गिनती 4 से होती है, तो किस में जाएंगे वो? चौथी राशि में, चौथी में जाएंगे ना। तो चौथी राशि के स्वामी कौन है? कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? शुभ ग्रह है, तो इनको शनिदेव को वहां जाकर बल की प्राप्ति होगी। ऐसे आप सारे ग्रहों के निकालें, आपको आनंद आएगा। क्या निकालेंगे? हेलो, यस सर, निकालेंगे सर। बाकी किसी को भी कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, इसमें देखिए गलती नहीं करनी। कोई भी बात है मेरे से पूछ सकते हो आप। तो ये जो भी नवमांश में जाएंगे ना, पुष्कर नवमांश में, वो शुभ ग्रह ही होंगे, बलवान ही होंगे, और वहां बल को प्राप्त करेंगे। और फिर अभी डिस्पोजिटर पे आऊंगा मैं भी। आप क्लियर? मेरे को क्या दिखता नहीं, कितने लोग हैं? सर इसमें राहु हाँ। केतु को भी अगर पुष्कर नवमांश में जा रहे हैं और बल राहु प्राप्त हो रहा केतु है तो वो की बिल्कुल 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 आपकी बात सही है, पर राहु केतु की कोई राशि नहीं होती है, तो उसका नवमांश, बिल्कुल नवमांश निकालोगे आप, उनको वो भी उत्तम हो जाते हैं। सही है आपकी बात, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
अगर राहु केतु का भी नवमांश में कहाँ जा रहे हैं, अगर वो शुभ स्थानों पर जा रहे हैं तो उनको शुभत्व प्राप्त होता है, और वो इसी प्रकार निकालोगे आप। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बात है। ये सबसे जो पापी कहे गए हैं वो राहु केतु देव को कहा गया है, तो ये भी अगर पुष्कर नवमांश में जाते हैं तो अति शुभ हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब शनि को शुभत्व होता है तो इनको भी होता है, ठीक है ना, वेरी गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब आप अपने अपने है ना, अपने ग्रहों को लगाना, उसमें से कितने पुष्कर नवमांश में गए हैं, और आप लोग ज्योतिषी बने हो तो आपके जरूर ग्रह पुष्कर नवमांश में गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। जी सर। हाँ, तो ये पुष्कर नवमांश हुआ, क्लियर हो गया। ये बहुत लोग है ना इसमें बहुत ज्यादा उसमें आ जाते हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खड़ाक से ये लगाओ और इसका रिजल्ट प्राप्त कर लो। अब मैं बात थी कि साधक और बाधक। अब साधक और बाधक की जो क्लास है उसके लिए मेरे को लगभग खुद को ही 2 घंटे के पहले मैं उसको क्लियर नहीं कर सकता, वो मैं इंडिविजुअली लूंगा। बाधक पे इतना विस्तृत विश्लेषण है और मैं उसको आपको बहुत डेप्थली समझाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें गलती करने का मतलब है ज्योतिष शास्त्र में पीछे रह जाना। तो मैं उसको बहुत विस्तृत रूप से और बहुत ही सहज भाव से आपको अगली क्लास में, उसमें हम बाधक की ही बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। वो दैट वीडियो विल एक्सक्लूसिवली ऑन दैट क्लास विल बी एक्सक्लूसिव ऑन बाधक, है ना, बाधक और साधक, और क्या इम्पैक्ट देगा, कैसे देगा, सब चीज, उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे, कहीं वो योगकारी भी हो सकता है। तो बाधक अपन मानते हैं, अगर बाधक अगर अशुभ स्थानों पर जाता है तो वहां का अशुभत्व को खत्म करेगा। तो जब मान लीजिए बाधक का स्वामी छठे में गया, है ना, तो वह बाधा उत्पन्न किसमें करेगा, शत्रुओं को बाधा उत्पन्न करेगा, ऋण को बाधा उत्पन्न करेगा, रोगों को बाधा उत्पन्न करेगा। तो वह शुभ हुआ अशुभ हुआ। तो बाधक को बाधक मान के आपने सारा विश्लेषण कर दिया, गलत हो गया। तो क्या वह वहां जाके उनको खत्म करेगा, तो शुभ उत्पन्न करेगा, विपरीत राजयोग बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो भी विचारणीय बिंदु है। ये हर बार सत्य है ये भी नहीं है, ये भी कंडीशनल है कि वो 6-8-12 में जाके 6-8-12 का नाश करके शुभ की उत्पत्ति करेगा, विपरीत राजयोग बनाएगा, या स्वयं वहां पे जाके और बाधा उत्पन्न कर देगा कि आदमी को उन चीजों में और उलझा के रख देगा। तो यह भी हम विश्लेषण करेंगे। तो अब एक चीज को सोच के अपन पूरी कुंडली का विश्लेषण कर देते हैं, वो उत्तम नहीं रहता। तो इसलिए मैं उसका विस्तृत आपको बताना चाहूंगा कि बाधक है तो वो बाधक कहाँ है, वह बाधक बन के कहाँ विपरीत राजयोग बना देगा जहां अपन को शुभत्व की प्राप्ति होगी, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो उसके लिए मेरे को लगभग उस पूरी क्लास को कम से कम 2 घंटे चाहिए, है ना। और दैट नेक्स्ट क्लास विल बी एक्सक्लूसिव ऑन बाधक, बट दैट इज टू अर्ली, बट आई विल टेक आप सबका मन है तो मैं वो लूंगा, पर मेरे हिसाब से चलिए मैंने इतना तो आपको बता दिया बाधक के बारे में। मैंने आपको इतना तो बता दिया कि बाधक कौन होता है। मैं समझता हूँ मैं काफी क्लियर कर चुका, और मैं जो लेना चाह रहा हूँ दैट विल बी द 3rd लेवल चैप्टर। मैं बाधक तो बता दिया मैंने आपको बस। हेलो, है कपिल जी? हेलो, हाँ सर, बताया था आपने। हाँ तो वो इस क्लास लायक तो इस क्लास लायक तो वो सफिशिएंट है। फिर मैं क्या बहुत ज्यादा उसको बहुत गहराई में ले जाऊंगा तो वो स्टैंडर्ड है ना, थोड़ा सा डगमगा जाएगा। मैं उसको 3rd लेवल पे लेना चाहता हूँ। साधक बाधक पे आई विल टेक बहुत ही गहन बात लेने वाला हूँ, और वो मेरे हिसाब से 3rd लेवल की अभी बहुत इतना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला, और जितना जरूरी है वो मैं क्लियर कर चुका। तो वो मैं अभी बाधक पे अभी बात नहीं करूंगा, मैं बता चुका हूँ, है ना। मैं अगली क्लास में वो मेरा है उसमें पूरा, और उसके बारे में मैं बहुत विस्तृत बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये पुष्कर नवमास मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे डिस्पोजिटर। अब ये सब आपने तय कर लिया, आपने तय कर लिया कि भाव शुभ करता है या पाप करता है, और ग्रह शुभ करता है या पाप करता है। अब ग्रह जो है भाव विशेष का स्वामी भी होगा और भाव विशेष का कारक भी होगा, है ना।
और उस भाव को प्रभावित करने वाला ग्रह भी हो सकता है किसी भी दृष्टि से या युति से या अपने सामीप्य से प्रभावित करने वाला भी हो सकता है। तो पाराशर उत्तरा कालामृत में कालिदास जी ने इसके लिए एक छादक शब्द का यूज किया है कि छादक प्रभाव देते हैं ग्रह। छादक और छादक पे भी मैं एक आपको इसी लेवल 2 में ही छादक भी बता दूंगा कि छादक कौन होते हैं, भेदक कौन होते हैं, बंधक कौन होते हैं और प्रतिबंधक कौन होते हैं। तो वो पाराशर जी ने जो लिखा उसको कालिदास जी ने कुछ अन्य शब्दों में यूज करके प्रयोग किया जो थोड़ा प्रभावी ज्यादा लगते हैं। जैसे जेमिनी में आत्मकारक को कहा जाता है, पाराशर जी ने उसको आत्माकारक कहा है, लेकिन जो कालिदास जी ने उसको अधिग्रह कहा है ना, अधिग्रह कहा है। तो वो उन्होंने अपने शब्दों में कुछ अलग टाइप का डाल के उसकी बात की है। तो वो पर छादक में उनका एक बहुत ही अच्छा वो है और उसको मैं जरूर लूंगा, तो अगली क्लास में लूंगा। तो डिस्पोजिटर, ये तय करने के बाद कि सब कुछ तय कर लिया आपने, लेकिन ग्रह जो बल उत्पन्न करता है, जो सुबत्व पापत्व करता है, वह किस लैंड में, किस घर में, यानी किस राज्य में बैठा है, वह राज्य धन धान्य से पूर्ण है या नहीं है, वह राज्य बलवान है या नहीं है, वह राज्य शुभ करता है या पाप करता है। तो जो मैंने आपको शुभ करता पाप करता के सिद्धांत बताए, तो आपको वो डिस्पोजिटर के भी ऊपर वो लगाने हैं। अगर डिस्पोजिटर भी बलवान शुभ करता और शुभ पाप करता है, तो वह ग्रह के शुभ और पाप कर्म में बढ़ोतरी और घटोतरी करेगा। कि आपने ग्रह का डिसीजन, भाव का, ग्रह का डिसीजन करके नक्शल में निकाल लिया कि ये शुभ करता और पाप करता। अब आपने देखा कि डिस्पोजिटर जिसमें वो ग्रह बैठा है, उसका जो डिस्पोजिटर है वह भी अगर अकॉर्डिंगली शुभ को शुभ बढ़ा रहा है या पाप को पाप कर रहा है या वाइस वर्सा है, तो वह शुभ और पाप में कमी या बढ़ोतरी करेगा। तो डिस्पोजिटर का विश्लेषण भी आपको इन सब पैरामीटरों से करना है। तो डिस्पोजिटर कोई ग्रह विशेष होगा, कोई ग्रह विशेष होगा। तो ये तो हुआ ग्रह का। अब मैं आपको उससे आगे की, ये मैं आपको बहुत डिस्पोजिटर बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं। अब मैं उससे आगे की बात करूंगा, वो है नक्षत्र डिस्पोजिटर। यानी कि वह ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र की क्या स्थिति है। ग्रह किसी नक्षत्र में होगा, ये भाई किसी राशि में है तो किसी नक्षत्र में होगा ही होगा, और उस नक्षत्र की क्या स्थिति है। अगर वह बलवान है तो राशि से बलवान होने से भी ज्यादा बलवान है। तो राशि बलवान हो जावे और फिर नक्षत्र भी बलवान हो जावे और उनका और संबंध हो जावे, तो वह कुंडली ब्लेस्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो कहने ही क्या, नेगेटिव है तो वो अपना पापतम प्रभाव देगा ही, वह अपना पापतम प्रभाव देगा ही। तो राशि डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर के शुभ करता पाप करता का डिसीजन कैसे लेना है। वी हैव द पैरामीटर्स, वी हैव डिस्कस्ड वेरी elaborately, I think very clearly, very elaborately, very deeply, very distinguishedly, I think. So you can determine that the strength of that particular dispositor, whether that is a malefic or a benefic, and how much and what will be the degrees of the malefication and benefication. You have to. The next step is the particular जो planet है which will be sitting in a particular nakshatra. What is the strength of that nakshatra के lord की, whether that is also शुभ करता और पाप करता। क्लियर। तो वो भी आपको डिसाइड करना है। जैसे are you getting or not? First of all, I want to know, are you getting or not what I am क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। बहुत गहरी बात कर रहा हूँ मैं,
और आप ये मान के चलिए दिस इज द फंड, जो हमने सीखा उसका ये फंडामेंटली इम्प्लीमेंटेशन है कि मैंने सब सीख लिया कि मेरे पास पत्थर भी आ गया, मेरे पास सीमेंट भी आ गई, मैंने नींव, जमीन भी, मेरे को लैंड भी मिल गई, लैंड में मैंने नींव भी खोद ली, है ना, मेरे पास सीमेंट भी है, पत्थर भी है, ईंट भी है ना, कारीगर भी है, उसके अंदर और जो चीजें लगने वाली वो सब है। अब नाउ वी आर लेइंग दैट, है ना, वो सीक्वेंस क्या हो गया, अब हम धीरे धीरे अब बिल्डिंग बनाने पे आ रहे हैं, अब हम धीरे धीरे बिल्डिंग बना रहे हैं। तो हमको सबसे पहले बहुत ही स्ट्रक्चर, बहुत, द लैंड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वास्तु में भवन कार्य से पहले जमीन का निर्धारण किया जाता है कि जमीन शुभ है या अशुभ है ना, उसके बहुत सारे, हवा में मिट्टी उड़ाई जाती है, खड्डा खोदा जाता है, वहां पे पशुओं को छोड़ा जाता है, शल्य देखा जाता है, बहुत सारी चीजें है ना, क्या निकल रहा है उसके अंदर, उसका ढलान देखा जाता है, पानी की स्थिति देखी जाती है, जमीन का ऑब्जर्वेशन, एब्जॉर्बिंग पावर देखी जाती है ना, वो सब चीजें। तो दैट इज लैंड वी हैव सेलेक्टेड। तो ज्योतिष में भी वो लैंड हमने देख ली, फिर हमने उसमें उसको नक्शा बना लिया, नक्शा बना के हमने उस पर नींवें खोद ली। अब नींवें खोदने के बाद हम एक एक चीज इतनी सॉलिड रखना चाह रहे हैं कि हमारे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ जाए। तो अब हम उसको धीरे धीरे, अब उसका पहले स्केलेटन तैयार करेंगे, द स्ट्रक्चर। जैसे हमारा हड्डियों का स्केलेटन है, हमारा स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो हड्डियां हैं, स्केलेटन जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ही तो मांस है, इंटरनल ऑर्गन है, और उसके ऊपर क्या, आउटर आउटर लेयर ऑफ हमारा बॉडी है, आउटर जो हमारे लिम्स हैं वो है, आउटर अंग है उसके ऊपर। ये तो अंदर जितना बलवान है, जिसकी हड्डी जितनी बलवान है, यहां तक कहा जाता है कि हस्ती मज्जा जिसकी जितनी बलवान होती है वो उतना गुणी, बुद्धिमान, स्मृतिवान होता है ना, वह जोश जुनून से पूर्ण होता है। हस्ती मज्जा जो हड्डी के बीच में रहती है, जो मंगल है कहा जाता है। तो अब मेरा चमड़ी तो बहुत सुंदर है पर मेरी मज्जा कमजोर है। चमड़ी बहुत सुंदर, अरे यार आपकी तो चमड़ी कोरे घट हो यार, आप तो चमकती है आपकी चमड़ी, पर मेरी मज्जा कमजोर है, तो क्या वो उत्तम है? बताइए आप। मेरी हड्डी कमजोर है, हड्डी के अंदर जो द्रव्य है, जो मज्जा कहते हैं, वह बलहीन है, तो क्या मैं उत्तम स्थिति है? नहीं है सर। नहीं है। यही ज्योतिष में है। तो मेरी हड्डी भी मजबूत होनी चाहिए, यानी मेरा जो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। उसके ऊपर मैं चाहे जितने तारे बूटे उसको चमका सकता हूँ, है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति की हस्ती मंजा मजबूत होती है, जिस व्यक्ति की हड्डी मजबूत होती है, वह उत्तम जीवन को जीता है। बाहर की चीज आराम से ठीक हो जाएगी, इंटरनल नहीं होती, है ना। सेकंड स्टेप में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जो अंदर है, वो बलवान होनी चाहिए। थर्ड स्टेप तो वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बात करेंगे। तो नक्षत्र डिस्पोजिटर, तो मैं ये सब चीजें, तो नक्षत्र के डिस्पोजिटर की स्थिति आपको पूरी विश्लेषण करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको पता चलेगा कि वह शुभकर्ता और पापकर्ता में क्या स्थिति को प्राप्त कर रहा है। अब आपको लगेगा ये 4-5 क्लास में एक ही चीज हुई, लेकिन आप जब निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत सारी चीजें आप 5-7-10 मिनट में समझ में आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेगी, लेकिन आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाओगे अगर इसको आप अपने रूटीन में डालो। कुछ चीजें आपको रूटीन में डालनी ही पड़ेगी, मतलब उसमें ये नहीं, वो नहीं करना है, उनमें लेफ्ट सेज नहीं होनी चाहिए, उनको ये नहीं कि कूद फांद के आगे चले गए, ना ना, वो मैं सारी बात वही करूँ, मैं अपने आप से बात करूं कि क्या मैंने ये देख लिया, क्या मैंने ये देख लिया, क्या। शुरू में आप चाहे तो अपने इन सबको लिख के अपने टेबल पे रख सकते हो, क्या मैंने ये देख लिया, क्या मैंने ये देख लिया, फिर आपकी क्या वो आदत में आ जाएगा, आपका खट 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 खट। हम तो ब्लेस्ड हैं, हम तो बहुत भाग्यवान है कि हमको तो सॉफ्टवेयर करके देखता है, तो हम तो खट 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 खटका दबाया और खट 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 रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, है ना। वो देखा खट नट सेल में लिखा, हाँ भाई यस यस यार, ये आदमी तो ये ग्रह और ये भाव तो इसको देने वाले हैं, अपन ने वो तय कर